अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अवाम के रिलीफ के हवाले से हमने कल भी बात की, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र, और क्या इन टाइम्स टू कम जो ऑलरेडी जो एक मसाइल हैं मुआशी सतह पर, उनमें कोई खुदा न खास्ता इजाफा तो नहीं कोई खदशा ऐसा रखा जा रहा, क्योंकि जो महंगाई के हवाले से फिगर्स आ रहे हैं वो भी खासे मायूस कुन हैं, डिसमल हैं। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स अभी पिछले दिनों में, हालिया और दिनों में 100 बेसिस पॉइंट्स तक मजीद उसमें इजाफा हो चुका है। और ऐसे में सियासत भी बहरहाल चल ही रही है। अपोजिशन ने बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTAP दोनों के प्लेटफॉर्म से ये कहा गया है कि वो तहरीक चलाएंगे जिसका मकसद है बानी PTI इमरान खान की रिहाई। इस पे बात करेंगे नाजरीन के अमिडस्ट ऑल दिस एक सियासी गहमा गहमी भी चल रही है, और जाहिर है उसका मकसद ये है कि हुकूमत को मजीद प्रेशराइज किया जाए। क्या हुकूमत इन इट सेल्फ मुस्तहकम है, गिवन द फैक्ट कि जो अपोजिशन है वो इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बड़ी डिसइंटीग्रेटेड नज़र आती है। ना अपोजिशन के रैंक्स में कोई इत्तेफाक है। अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो खुद आपस में उनके जो इख्तलाफात हैं रोज़ बरोज़ उस हवाले से खबरें आती हैं। आज भी एक फ्रेश खबर है कि जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी दोनों के दरमियान किसी तरह की कोई तल्ख कलामी हुई है। तो इस तरह की खबरें अब रोज़ एक मामूल का हिस्सा बन रही हैं। क्या अपोजिशन की वीकनेस हुकूमत की मजबूती है, या हुकूमत के अपने जो परफॉर्मेंस है या उनकी कारकर्दगी है उस हवाले से हुकूमत जो है वो अपने आप को क्या किसी खदशे में, किसी तरह के ख़तरे में, सियासी ख़तरे में महसूस करती है, या फिर उनको लगता है कि जो एक वीक अपोजिशन है वही उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। इसके हवाले से बात रहेगी। मजमूई तौर पर कुछ सूरत हाल को देखते चलिएगा। हम लोग कुछ अदाद शुमार मुआशी एतबार से भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा खदशा भी रखा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा जो है वो मुतवक्के है। FBR के शॉर्टफॉल की हमने कल भी बात की थी, आज दोबारा करते हैं कि जो FBR का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसा गो अहेड मिला है हुकूमत को कि पेट्रोलियम लेवी की मद में उस शॉर्टफॉल को पूरा किया जाए। क्या इन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत है? हम इस बारे में आज इस प्रोग्राम के दौरान प्रोब करेंगे, और अगर सदाकत है तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि इन डेज टू कम, खास तौर पर अगले हफ्ते पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। अभी वैसे बाय द वे जो सूरत हाल है वो ये है कि क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो गिर रही हैं। ऐसे में क्या अवाम डिजर्व नहीं करती कि जो वो ऑलरेडी एक बड़ी स्ट्रैंगुलेटेड हालत में है मुआशी तौर पर, उनको ये रिलीफ फौरी तौर पर हुकूमत पास ऑन करे? अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, इन अहवाल से चंद चीज़ें देखते चलिएगा। आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें हैं उनके हवाले से, जैसे मैं अभी अर्ज भी कर रही थी आपसे, 2 से 3% तक की कमी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में वाक़ हुई है। 2.02% कमी होने के वक्त होने से जो इस वक्त कीमत है वो 108.17 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल पर 153.55 पैसा, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 116.46 पैसे टैक्सेस और मार्जिन मुनाफे जात की वसूली का इंकशाफ है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन तकरीबन 7.87 रुपीज़ और 8.64 पैसे, पंप डीलर्स का कमीशन शामिल है। हुकूमती ज़राए पेट्रोल की ड्यूटी से पहले जो रिफाइनरी हैं वो उसकी कीमत 246.31 पैसे, जबकि जो टैक्सेस और मार्जिन शामिल किए जाने के बाद शहरियों तक पहुंचते पहुंचते जो फी लीटर पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 400 रुपए तक बन जाती है, हुकूमती ज़राए के खुद मुताबिक। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम ताहाल दुरुस्त सिमत में है। मोहतात मालियाती पॉलिसी, सख्त मॉनिटरी नज़्म ज़ब्त, जारी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF जबकि आइंदा जुमे पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़राए सजेस्ट कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मौजूदा जो हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। मौजूदा हुकूमत ने हर महाज पर आवाम की महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपना मौक़िफ़ देती है। दूसरी जानिब जो मैं पॉलिटिकल एक पूरी चीज़ का जिक्र कर रही थी, उन पर ये 2 बयानात को देखते चलिएगा कि दूसरी जानिब PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान दोनों प्लेटफॉर्म्स बानी PTI की रिहाई के लिए जल्द से जुलूस का उन्होंने ऐलान किया है। माइनस इमरान खान के लिए हालात बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ऐसी हर कोशिश की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मज़ाहमत करेगी। बकौल महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के, बानी PTI इमरान खान से कोई डील नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर ने हमारी बात सुनना शुरू की तो उन्हें हटा दिया गया। कुछ लोग अब सुहेल आफरीदी की भी छुट्टी कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर
राना सनाउल्लाह के मुताबिक। तमाम मामले पे नाज़रीन आज एक बात करते हम चलते हैं, और जो LNG अग्रीमेंट के हवाले से भी कुछ बातें आ रही थी, हमारे गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में भी डिस्कस हुई, जिसमें एक मौक़िफ़ था वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का, और दूसरा मौक़िफ़ था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का। उसके बारे में भी मज़ीद आपको बताऊंगी, और उसको भी हम लोग आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में ऑन बोर्ड रखेंगे। दोनों मौक़िफ़ में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक के हिसाब से LNG अग्रीमेंट्स जो उस दौर में हुए, पिछले दौर में, उनसे अच्छे अग्रीमेंट शायद ही मुमकिन थे, और एक दूसरे एतबार से उन अग्रीमेंट्स में हुकूमत ये एलेज करती है कि मेलोफाइडी थी। ऑल दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ, और इस मामले को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जो मैंने अर्ज़ किया था आपसे ब्रेक से कबल के LNG कॉन्ट्रैक्ट्स क्या ठीक हुए थे, मिसाली हुए थे, या फिर उनमें मेलोफाइडी या मिलिशियस इंटेंट शामिल थी। जो ये दो मुतज़ाद किस्म के बयानिए हैं, इनके हवाले से मैंने ब्रेक से कबल जैसे आपसे अर्ज़ किया, मैं आपको शॉर्टली वो शॉर्ट सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम में ये दो अलग अलग क्लेम्स, एक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक करके गए कि मेलोफाइडी थी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, और दूसरा क्लेम शाहिद खाकान साहब करके गए कि वो बिल्कुल परफेक्ट क्लेम्स थे, वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो LNG मुआहदे थे, और हर एक लफ्ज़ की उन मुआहदों में मैं जिम्मेदारी बेयर करने को तैयार हूँ। इस हवाले से जल्दी मैं आपको शॉर्ट्स भी उनके सुनाऊंगी ताकि हम उसको मजीद उस पर डिस्कस करें। वैसे अभी जो पूरा मामला है उसको ऑन बोर्ड रखते हैं। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं पूरी बहस में, साबिक़ गवर्नर सिंध, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बहुत अहम तरीन रहनुमा। वेरी वार्म वेलकम आपको ज़ुबैर साहब। कमर ज़मान कायरा साहब नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, साबिक़ वफाकी वज़ीर, अपने जमात के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं, और पीपल्स पार्टी के तमाम तर ओपिनियंस आपसे हम हासिल करेंगे। ऑब्वियसली बहुत एक, चूँकि आप हेल्म ऑफ अफेयर्स में चीज़ों को देखते आए हैं, तो अभी भी आपसे एक बहुत कैंडिड तौर पर डिस्कस करने की हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि अब की चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं, बिलखुसूस मईशत के एतबार से। खुश आमदीद आपको भी कायरा साहब। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत देरीना तरीन साथी हैं, हमसे जुड़ते हैं गवर्नमेंट और PMLN के मौक़िफ़ के साथ। शॉर्टली हमारे साथ होंगे, स्क्रीन पे मैं उनको आपको शेयर करूंगी। वेलकम टू ऑल द जेंटलमैन। ज़ुबैर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये अगर आप बता पाएँ कि बार बार जो हुकूमत है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि उससे भी ओवर एंड अबव जाकर हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले गुज़िश्ता हफ्ते मैंने कई सारे क्लेम्स जो आप अपोजिशन वालों की तरफ से आ रहे हैं, अली परवेज़ मलिक साहब के साथ सामने भी रखे। उन्होंने भी यही कहा कि हमने एक बहरानी कैफियत मुल्क में बचाई, जो कि इंडिया बांग्लादेश में जो है वो नहीं बचाई जा सकी, और वहाँ पर एक तेल का बहरान पैदा हुआ। तो वो कहते हैं जब आप लोग तनकीद करते हैं तो आप इस बात को क्यों मरहून खातिर नहीं रखते कि यहाँ पर कम से कम बहरान तो उन्होंने पैदा नहीं होने दिया। इस पर वो कह रहे थे कि हम तो बाकायदा मतलब एक शाबाशी और एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करते हैं। ये पाकिस्तान की ये जो प्रो गवर्नमेंट टेलीविजन चैनल्स है ना, सिर्फ इसमें बहरान दिखाते हैं। एक बड़ी सिंपल सी हकीकत है, पाकिस्तान में जब से ये वॉर शुरू हुई थी तो पेट्रोल की कीमतों में 56% इजाफा हुआ है। इंडिया में जीरो कोई इजाफा नहीं हुआ। जो प्री वॉर पेट्रोल की प्राइस थी वही आज पेट्रोल की प्राइस है, और बांग्लादेश में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है सिर्फ। तो आप मुझे बता दें कि बुरहान कहाँ है, लोगों की जेबों से पैसे कहाँ निकल रहे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? और 56% ज्यादा भी आप कोई बता दें। और वो 56% इसलिए है कि एक तो आप बाकी कंट्रीज के मुकाबले, और ये जब हुकूमती वज़रा इस चीज का बयान देते हैं, कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लें, कोई भी देख लें, चाहे वो महंगाई का देख लें, बेरोजगारी का देख लें, इसका और कोई भी इंडिकेटर देख लें। अभी इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में बढ़े 11.5% है। पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन देख लें तकरीबन 11% के बराबर है। बांग्लादेश में कितनी है, इंडिया में कितनी है, श्रीलंका में कितनी है? सबसे कम, इंडिया में आधी से भी कम है। सो अब किस बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं ये हुकूमत की हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा है? कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर एक बता दें कि बाकी रीजनल कंट्रीज, सबसे एक्सपेंसिव बिजली हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा लोड शेडिंग यहाँ होती है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स यहाँ दी जाती हैं। तो किस बुनियाद पर हम क्लेम कर रहे हैं कि जी वहां बुरहान है और यहाँ बुरहान नहीं? वो इस बुनियाद पे कह रहे थे ज़ुबैर साहब, मैं अर्ज करूं, वो ये कह रहे थे कि जैसे वो कतारों में लगे नजर आते हैं ना लोग, के वो बाल्टियां
और बर्तन उठाए हुए लोग पेट्रोल के लिए कतारों में लगे हुए हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर। तो कहते हैं ऐसी कैफियत या ऐसे मनाजिर पाकिस्तान में नहीं देखे जिसके ऊपर हुकूमत कहते हैं डिजर्व करती है शाबाशी। एक दिन की बात थी और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसी प्लेट बर्तन लेके लोग खड़े हों हाँ। तो वहां आईपीएल हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग जी। और पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा था, इसी दौरान दोनों एक साथ शुरू हुए थे। वहां 70-80 हजार रुपए हजार लोग हर मैच में आते थे। कायरा साहब, ये चौधरी मंजूर साहब ने भी एक बात की है, वो गुज़िश्ता 2 वीक पहले हमारे पास प्रोग्राम में स्टूडियो में भी थे, तब भी वो खासे बरहम नजर आए और मतलब वो उन्होंने जो कहा था ना कि मैं वाइट पेपर लॉन्च करेंगे हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो भी लॉन्च हो चुका है, वो उन्होंने ऐलान भी हमारे पास ही किया था। अभी भी वो मजीद तनकीद कर रहे हैं और वो आपको पता है वो खासी एक तनकीदी ही उनका एक अंदाज होता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा उनके अल्फाज का चुनाव और ज़्यादा सख्त था। जैसे अब वो ये कह रहे हैं इन्होंने किसानों को तबाह कर दिया, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, महंगाई ने तबाही कर दी, ऊपर से मिडिल ईस्ट से भी लोग बेरोजगार होकर वापस आने वाले हैं। आप शर्म करें, यहाँ पर मुलाजमतों के मौके पैदा करने के बजाय यहाँ से लोगों को मुलाजमतों से निकाल रहे हो। यौम मजदूर के मौके पर कसूर में निकाले जाने वाली रैली के शुरा से ये उन्होंने इजहार ख्याल किया है। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहती हूँ कि क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स आप समेत जो दीगर भी जो पीपल्स पार्टी है और जो आपकी मतलब जो बहुत टॉप टियर क़यादत है, क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स उनमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं? मुना, पहली बात तो ये है जो मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट कर दूं क्योंकि इसी प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट का तर्जुबान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले जुबैर साहब हुकूमत में हुआ करते थे और वो हुकूमत के तर्जुमान थे, मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, और वो हुकूमत की तरफ से वही तर्जमानी करते थे, यही सवाल महंगाई के, बेरोजगारी के, तेल की कीमतों के, लेवीज के, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू, ये सारे सवाल वही थे। ये हमेशा हमारे मुल्क के हर गवर्नमेंट को ये सवाल फेस करने पड़ते हैं और उसके जवाब भी वो इसी तरह की दिया करते थे। अगर आप इस वक्त इनके पुराने रिकॉर्डेड प्रोग्राम निकाले, और इनका कसूर नहीं है, जब मैं हुकूमत में था हम भी ऐसे ही करते थे। सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ इसके मवाजने न करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने तौर पर देखने की जरूरत है। आप IMF रिजीम में हैं, आपके साथ कंडीशनलिटीज हैं, हिंदुस्तान को ऐसी कंडीशनलिटीज का सामना नहीं है। वो एक बड़ी इकोनॉमी और उसके पास बहुत सारा रिजर्व है और वो अपने रिजर्व से अपने लोगों को फीड कर सकता है, आपके पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है या गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्स लगाया है, लेवीज लगाई है, वैसे तो सारी दुनिया में, अमेरिका में तेल महंगा हो गया जो खुद अपने तेल पर प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसकी भी मिसाल दी जा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवीज लगा के या तेल की कीमतें बढ़ा के 50% या 40% टैक्स लगा इजाफा किया गया है, 60% किया गया है, तो ये क्या किसी इंडिविजुअल की जेब में जा रहा है या कौमी खजाने में जा रहा है? अगर कौमी खजाने में जा रहा है तो वो कौम के ही काम आ रहा है। और क्या गवर्नमेंट को इस बात की आगाही नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में जो चीज तकलीफ होगी उसका लोगों में नाराजगी होगी, लोगों में गुस्सा होगा और लोग उससे तकलीफ में आएंगे। लोग हमसे पहले ही नाराज, आप और नाराज होंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ी है, कोई शक नहीं है। जब महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, उसने अपने मैकेनिज्म को चलाना है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और इसका पाकिस्तान की अपनी मईशत और अपने फैसलों से कितना ताल्लुक है, ये भी कौम को बताने की जरूरत है। हाँ, एक तरफ का अगर नुक्ता नजर देना हो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, कल जब वो डिफेंड करने में होते थे तो उनको भी इसी मुश्किल का सामना था। कल जब मैं डिफेंड करने में बैठा होता था तो मुझे भी यही मुश्किल का सामना होता था। ये तो इसको एक तरफ रखिए। मेरी जमात के अंदर बिल्कुल एक तो मजदूर के साथ, किसान के साथ होने वाली ज्यादतियों पे हम असेंबलियों में भी बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसान को फसलों की कीमतें नहीं मिली तो उसका नुकसान होगा, ये बातें हमने पिछले साल भी की, ये साल भी की है, चेयरमैन ने भी की है, हर जगह पे कर रहे हैं। हम जब गंदम की प्रोक्योरमेंट का पिछली दफा मसला था उस वक्त भी बातें कर रहे थे, लेकिन हम हुकूमत के हाथ पकड़ के तो नहीं मरोड़ सकते। लेकिन हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोगों की राय जरा दुरुस्त लहजे में या सख्त लहजे में है
कुछ हाँ। लोगों की राय सजेस्टिव लहजे में है। I तो see. ये अपने अपने लहजों का, ये अपने अपने तरीके कार का है, और एक जमात के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है। चौधरी मंजूर साहब हमारी जमात के लेबर विंग के इंचार्ज हैं, बड़े मश्क आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका अपना एक नुक्ता नजर है और उसके साथ उनका एक पूरा उनके पास पूरा सबूत मौजूद है जिसको वो लेके चलते हैं। उसको उसके अंदर भी अपना एक वजन मौजूद है और हम उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन बात करने का एक अपना लहजा है, मेरा एक अपना है। दुरुस्त बात। जी जी, आपका लहजा जैसे आपने खुद भी फरमाया सजेस्टिव है। जी जुबैर साहब। जी देखिए, दो चीजें हैं कायरा साहब के लिए। पहली बात तो ये है कि प्लीज, और ये पीपल्स पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा हैं, ये जो मैं अब बात करने वाला हूँ कि डिफरेंस कहाँ हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले। अभी हम पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहे हैं। इसमें जो फैसले हुए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसले किया, अब उसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ 2 ही दे रहा हूँ, और कायरा साहब जाके चेक कर लें कि वो मैंने गलत कहा है, ये सही कहा है, और ये निशानदेही करना कितना जरूरी था, और हमारे निशानदेही और तनकीद करने की वजह से हुकूमत ने क्यों वो फैसले वापस लिए। पहली चीज ये है कि कायरा साहब के जो हमारे यहाँ जो डीजल की प्राइसिंग की गई, हमारे यहाँ 30% सिर्फ डीजल इंपोर्ट होता है, 70% लोकल रिफाइन होता है। जो फॉर्मूला प्राइस करने के लिए यूज किया गया, उसमें उस 70% जो कि पाकिस्तान में खुद रिफाइन हो रहा था, उस पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगा के किया गया। हमने तनकीद की और भरपूर तनकीद की, इतनी ज्यादा तनकीद की, इससे कतई नजर के 2014 में मैं क्या करता था, ट्वीट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कायरा साहब जाके आप चेक कर लें, 24 घंटे में वजीर आजम साहब वापस आए हैं। 24 घंटे पहले वजीर अनाउंस करके गए थे डीजल की प्राइस इंक्रीज। जी, दैट्स करेक्ट। हाँ, 24 घंटे के बाद वो वापस आप समझते हैं जुबैर साहब कि आप लोगों ने जब निशानदेही की उसके बायस ये चीज मुमकिन हो पाई। सेहतमंद तनकीद को कायरा साहब सुन ले प्लीज, तारीफ करेंगे ना, कायरा अच्छा साहब काम सुन ले, किया। कायरा साहब सुन ले, कायरा साहब सुन ले, सिर्फ आपकी नहीं, मैं नाज़रीन आपको के लिए अप्रिशिएट भी बता कर रहे हैं। कायरा साहब सुन ले, मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए। दूसरे दिन आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर वजीर आजम कहते हैं मैं फिल फॉर वापस ले रहा हूँ, फिल फॉर वापस ले रहा हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं। IMF बीच में स्टेप इन करता है। IMF, आप कह रहे हैं ना IMF प्रोग्राम में तो बांग्लादेश भी है, तो फिर वहां क्यों नहीं प्राइस बढ़ी? क्योंकि आपने 150 रुपए फी लीटर डीजल, अपने अपने ज़ाब्तों में मैं आती हूँ आपकी तरफ, पहले मेरी बात सुन लें, आप फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। कायरा साहब अपने व्यू पॉइंट्स रखिए। एहतराम के साथ पहले आप मेरा सुन ले लॉजिक, फिर आप जरूर जवाब। 150 रुपए फी लीटर हमने निशानदेही की कि आप रिफाइनरीज को एक ओवर एंड अबव विंडफॉल प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट किया गया। ये नहीं कह के एक्सेप्ट किया गया कि हम गलत कर रहे थे। मैं फिल फॉर वापस ले रहा हूं। दूसरा, बांग्लादेश ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, किसी ने इस मौके पर टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोलियम लेवी होगी, ये भत्ता है। मतलब आप जबरदस्ती लोगों के लिए, ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, और साथ में आप टैक्स भी ऐड कर रहे हैं। और उसमें भी क्या किया आपने? 80 रुपए टैक्स ऐड किया। एक सेकंड होना, लास्ट कमेंट क्या होता है जुबैर साहब, ये भी लास्ट कमेंट सर सुन लेना, लास्ट कमेंट सर सुन ले, लास्ट कमेंट सुन ले। पहले ये बताइए कायरा साहब, आप लास्ट कमेंट सुन ले। प्राइसिंग होती है वो कैसे होती है? राइट, प्राइसिंग मैकेनिज्म पे बता दें जुबैर साहब, बता दें ये भी बता दें। मैं प्राइसिंग मैकेनिज्म पर बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। मैंने ये बताया कि 30% आप इंपोर्ट करते हैं, 30% लोकल है, और आप प्राइस कर रहे हैं उस 70% पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगाते हैं। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? क्या है? आपने अनाउंस किया, हुकूमत ने, क्या कि हमने अब चेंज कर लिया है हमारे क्रिटिसिज्म के बाद। एक बात पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत चढ़ गई, गवर्नमेंट ने तेल की कीमत बढ़ानी है, क्या तरीकाकार होगा? सर आप मेरी बात तो सुन लें, समझ तो लें। 70% तो लोकल है, इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैं वेलकम एक्सटेंड कर लूं, अब कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ते हैं पूरी बहस में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत देरी आप कैसर अहमद शेख से पूछ लेंगे उन्होंने चेंज किया फॉर्मूला या नहीं चेंज किया, पहले क्यों नहीं एग्री कर लिया था? फार्मूला नहीं चेंज हुआ यार, कहा ये नहीं कहा कि मैं वापस लेता हूं। चीख के बातें मत करें ना, फार्मूला चेंज नहीं हुआ।
आपने अगर कोई आइडेंटिफाई किया गलती हुई थी, करेक्शन हो गई, फार्मूला कहाँ चेंज हो कैसर गया? शेख से पूछ ले, फॉर्मूला चेंज पूछ हुआ लेते हैं, पूछ लेते हैं, राइट। क्या है ये कैसर साहब अगर फॉर्मूला क्या है? एक दुकानदार के पास तो- एक कोई माल आता है, वो कहता है कि खुदा कॉस्ट का कितना नाम की लो है, यार, सिंपल एज दैट। आलमी मंडी आप में गलत तेल की कॉस्ट कीमत आती कॉस्टिंग है, कर रहे थे। उसको गवर्नमेंट कैसे डिटरमिन करती है? वो ये कह रहे हैं जी जी कायरा साहब पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, कैसर साहब से पूछ लेते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट का भी इसमें आ जाएगा ना, जाहिर है वो हाँ हो सकता है वो हमें कुछ बेहतर बताएं कि मतलब फॉर्मूला क्या आया, चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग एक डिसएग्रीमेंट में हैं। पूछ लें कैसर साहब, सर आपने अभी ये तमाम तर ये जो एक आर्गुमेंट है आपने सुना, आपने ओवरहेयर किया, क्या डीजल प्राइसिंग मैकेनिज्म का फॉर्मूला तब्दील हुआ? क्योंकि जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने निशानदही की कि रिफाइनरीज को विंड फॉल प्रॉफिट, होशरबा प्रॉफिट दिया जा रहा है डीजल की कीमत के ऊपर, जिसके बायस वो कहते हैं कि ये चीज़ तो वाक़तन हुई थी कि पहले 2 वज़रा ने आकर अनाउंस किया कि पेट्रोल की इतनी कीमत अब हमने अनाउंस कर दी है, और उसकी तकरीबन आधी कीमत 80 रुपए तक उसमें बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वापस लिए। तो ये जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये हमारी बेसिकली जो हमने निशानदेही की थी चीज़ कि आप होशरबा प्रॉफिट्स दे रहे हैं, विंड फॉल प्रॉफिट्स दे रहे हैं रिफाइनरीज को डीजल की कीमत में, उसके बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुई। क्या कोई फॉर्मूला चेंज हुआ था इसका? ये जरा आप प्लीज इस उलझन को सुलझाइएगा, डिसएग्रीमेंट है इस पे। नहीं, ये कोई इतनी उलझन नहीं है। तो बैर साहब जो कह रहे हैं, देखिए एक प्राइस अनाउंस हुई, उसमें जो पेट्रोलियम लेवी थी वो लगे, क्योंकि ये देखें ना, इसमें कोई शक नहीं है, कह रहे हैं फार्मूला चेंज किया गया है तो रिलीफ देने के लिए लोगों को प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट भी किए, हर एक ने अपनी अपनी सजेशन दी, तो महसूस किया गया कि प्राइस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। उस पर पेट्रोलियम लेवी होती है ना, तो वो कम और ज़्यादा होती रहती है उसकी, तो क्योंकि हमें ये भी प्रॉब्लम है ना कि 2 महीने रह गए हैं बजट के, यानी जून के तक आमद में जून की पूरा रेवेन्यू इस बार भी आप देख रहे होंगे कि नहीं वसूल हुआ। तो हमने क्योंकि IMF से समझौता किया हुआ है, वो उनका रेवेन्यू का भी तकादा है, हमारी देखें ना, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाई तो गई, लेकिन क्योंकि आवाम की सहूलत ज़्यादा हमें बेहतर महसूस। मैं डीजल की प्राइसिंग की बात कर रहा था, मैं उसकी पेट्रोलियम लेवी की बात अलग से करता, निशानदेही तो उसको जी जी कैसर शेख साहब पे सिर्फ यार मैंने जो फॉर्मूला पूछा है है कि आलमी मंडी से तेल खरीद के गवर्नमेंट पाकिस्तान उसका एक प्राइस मैकेनिज्म बनाती है, वो तरीकाकार क्या है? अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हुकूमत का टैक्स भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट उसको टैक्स को एडजस्ट। अच्छा कायरा साहब, एक अर्ज ये कहां से बीच में लेके आ गए, वो बार बार ये कहते हैं कि 70% आपका जो डीजल है वो आपका इंडिजिनस है, और जो 30% यार इंडिजिनस के लिए देखे मुना ठहर जाए, इंडिजिनस का चीख रहे हैं, वो भाई क्रूड कहाँ से मंगाते हो? क्रूड बाहर से मंगवाते हो ना, Correct, उसको प्रोसेस करते हो ना, और उस क्रूड के ऊपर आप फार्मूला लगाते हो। अच्छा ये ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ये जुबैर साहब ये आपकी तरफ से लाऊंगी, मुद्दा आप ये क्लियर कीजिएगा। मुन्ना एक मिनट ठहर जाए, मुन्ना एक मिनट आप रुके। जी उसको होता यह है कि आप इंपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर ड्यूटीज और उसके ऊपर टैक्सेस, वो आपने देखने होते हैं। मैं वो फार्मूला आपसे पूछ रहा हूँ। प्राइस कम की गई, आपने अच्छा किया, आपने आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट ने अगर गलती की थी या स्पेस मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर ने करेक्ट किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप एक बात मुसलसल किए जा रहे हैं। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें, क्रूड की कीमतें $80 से या $75 से $108 पे चली गई हैं, तो बेसिकली आप उस बात को आप डाउट कर रहे हैं ना कायरा साहब, आप इसके ऊपर आप अपनी डाउट्स कर रहे हैं कि ये जो उसका रॉ मटेरियल है वो तो खाम तेल ही है और वो इम्पोर्टेड है। ये जुबैर साहब इस बेसिक नुक्ते को आप एड्रेस कर दीजिएगा। लेकिन कैसर साहब आप मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। कैसर साहब ये डीजल की कीमत के हवाले से जो बात फरमा रहे थे, प्लीज वो आप मुकम्मल कीजिए। मैं कैसर साहब से सही सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें। जी चले कैसर साहब, पूछ ले। 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक हम पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे हैं और एक हम डीजल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। जहां तक डीजल प्राइसिंग की बात है, वो हमने निशानदेही की कि आप गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी लोगों के ऊपर आपने इतना बोझ डाल दिया, आप उस फॉर्मूले की वजह से रिफाइनरीज को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करें। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट्स मिस्टेक, इट करेक्टेड। IMF ऑल्सो इशूड अ स्टेटमेंट। IMF ने कहा कि अब हुकूमत को हमने भी कहा है कि वो फॉर्मूला चेंज कर ले।
अभी इसमें अगर हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की अगर निशानदेही सारी दुनिया कर रही है, इंक्लूडिंग IMF। ड्यूटी बढ़ाई गई थी, वो कम कर दी गई। वो भाई ड्यूटी की बात नहीं कर रहा सर, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। कायरा साहब, आपका अगर नहीं पता तो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और। ड्यूटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। चले ओके, वो कहते हैं ड्यूटी की बात नहीं कर रहे। कैसर साहब, कैसर साहब, मैं ड्यूटी की अलग से करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा था। आपको वो समझ अच्छा नहीं है, मैं ये तो बता हैरान हूं कि बस दें, मैं चले मैं मुझे अलाउ कीजिएगा जुबैर साहब, इतना बता दें। क्या पता नहीं तुम्हें चीख चीख के बातें करने का एक शौक पैदा हो गया है। जुबैर साहब ये अर्ज है, डीजल जो है वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से ही बनता है ना, तो वो अगर सर उसका मोना, ये बेसिकली मोना आप उसमें क्यों जा रही हैं? कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उसका प्राइस मैकेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बाहर से मुफ्त में आता है और सारी कैसर साहब मुस्कुरा रहे हैं। कैसर साहब क्या बात जी 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 करें। कायरा साहब फिर ये बता दें, कायरा साहब फिर ये बता दें कि IMF ने क्यों कहा कि आप चेंज कर लें, जी क्या चेंज कर लें? कैसर साहब को बोल लेने दो भाई, कैसर साहब को भी बात कर लेने दो। जी दो मैं यही चाह रही हूँ कि आप दोनों के चूंकि बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ है ना, तो कैसर साहब की बात आ जाए, जरा पता चले कि इसमें क्या एक्चुअल बात है गवर्नमेंट के उससे। जी सर, कैसर साहब सॉरी। देखिए सिंपल बात है। एक तो क्रूड की प्राइस है, वो प्राइस तो बढ़ती है घटती है, उसको तो मद्देनजर रखा जाता है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम लेवी होती है, वो लगाते हैं। वो भी हुकूमत बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। बाकायदा उसको भी बढ़ाया भी जा रहा है और कम भी किया जा रहा है। तो प्राइसेस की जो एडजस्टमेंट है, और जब भी कोई अनाउंस होता है उसका पूरा फार्मूला भी दिया जाता है कि किस हिसाब से, अगर आप चाहें तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कितना उसमें पेट्रोलियम लेवी है, कितने क्रूड की प्राइस लगी है, कितना सेल टैक्स है, सारी चीज़ें उसमें। एक IPP भी कंपोनेंट होता है जो कहते हैं इस मर्तबा बढ़ा है। निशानदेही हुई नहीं, बस निशानदेही हुई और प्राइसेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे उसको पब्लिक के मफाद में कम किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो निशानदेही हुई अच्छे पाकिस्तान के फेवर में ही हुई ना। उन्होंने लोगों के मफाद में लोगों ने हमें बताया, या हमने अपना खुद उसको रिवाइज किया। बहरहाल वो प्राइस को एडजस्ट किया गया। जी, तो ये कैसर साहब इतना नहीं है, ये दूसरे हर मुल्क में अपनी अपनी प्राइस है। करेक्ट। कैसर साहब ये भी अर्ज है कि अब ये अगले हफ्ते के हवाले से जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। जी गवर्नमेंट जब इंपोर्ट करती है या कंपनीज जब इंपोर्ट करती हैं क्रूड, तो उसमें क्रूड की प्राइस होती है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसमें सेल्स टैक्स होता है, उसमें बाकी ड्यूटीज लगती हैं। अब एक और भी फार्मूला होता है कि ये जो सारे जो डिविजिबल पूल में चला जाता है, टैक्स जो कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, ये डिविजिबल पूल में जाता है। Correct. और ये सारे सूबों के साथ शेयर होता है। फेडरल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से जो काम कर रही होती है, जो लेवीज होती हैं, वो इसलिए लगाई जाती हैं कि कुछ पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाए। लेवी डिविजिबल पूल में नहीं जाती। वो बिल्कुल, लेवी तो होती वफाक के लिए। मैं आपसे यही अर्ज करी थी कि GST वगैरह होता है, वो डिविजिबल पूल में जाता है, लेकिन जो लेवी है वो वफाक के पास रहती है। लेवी क्या है? लेवी बेसिकली वो है जो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। जी, फेडरल गवर्नमेंट ने एक फार्मूला रखा हुआ है टू रेज इट्स रेवेन्यू। बिल्कुल राइट, यही बात कायरा साहब कर रहे हैं। वैसे ये वाले सवाल पे भी ये जो एक है बड़ा पर्टिनेंट बन जाता है कि क्या अगर FBR का शॉर्टफॉल है, कहीं से उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, इज इट द राइट थिंग टू डू कि आपने ये आवाम को उनके मत्थे मार दिया कि आप पूरा कर देंगे? ये एक बात है, ये प्लीज, ये एक बड़ा जेन्युइन एक सवाल है। और बेसिकली यही बात आपको बताऊं, बेसिकली बात ही सर यही है। जी कैसर साहब, हाँ मैं आपको क्या ये दुरुस्त तरीके कार है सर? देखिए जो रेवेन्यू भी आते नहीं, देखिए तरीकाकार तो आप खुद सोच सकती हैं क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो रेवेन्यू बढ़ेगा, जो सेल टैक्स है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो भी आवाम के ज़िम्मे होता है। तो किसी भी तरीके से आप बढ़ाएंगे, चाहे वो सेल टैक्स बढ़ाएं, चाहे वो लेवी में लें, बहरहाल। और क्योंकि हमारा इसमें भी कोई शक नहीं कि अभी तक हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और ये सही कहा कायरा साहब ने कि लेवी जो है वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। फेडरल गवर्नमेंट को जो अपने ज़रूरत होती है टैक्सेज है, तो उसमें वो रहता है। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो हर एक चीज़ तयशुदा है और गवर्नमेंट ने भी रिवील की हुई है। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जो कोई ढकी छुपी है। हमें मुख्तलिफ तरीके से रेवेन्यू हासिल करना होता है, और ज़्यादातर रेवेन्यू जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। डायरेक्ट इनकम टैक्स भी है, लेकिन परसेंटेज अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की
ज़्यादा है और वो इम्पैक्ट पड़ता ही है आवाम पे किसी भी तरीके से। कैसर साहब, ये इसको इसके हवाले से लें या उधर से इस टैक्स के हवाले से काफ़ी एक सख्त लफ्ज़ का बल्कि चुनाव किया जुबैर साहब ने। उन्होंने कहा ये मौजूदा हालात में जबकि इटसेल्फ जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, इसमें अगर इजाफी टैक्स भी हुकूमत आयद करती है पेट्रोल की कीमत पर, तो वो कहा ये भत्ते के मुतरादिफ है। ये उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ अभी कोट किया है अभी जुबैर साहब ने अपनी गुफ्तगू में। नहीं, उनके कमेंट हैं, देखिए जी, उन्होंने अपनी राय दी है, बात की है। टैक्सेस तो वसूल हो रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कम से कम उसको मुझे इजाजत दे असर हो। जी जी जी, मैं उनकी तसल्ली के लिए एक और गुजारिश कर दूं। जी जी प्लीज। होता क्या है जी कायरा साहब, गो अहेड। मेरा ख्याल है कोई सिग्नल फ्रीज हुआ है। जी जुबैर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। राइट आफ्टर नाजरीन हम बातें इस बहुत दिलचस्प बहस को आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत एक दिलचस्प हमने मोड़ पर प्रोग्राम में ब्रेक ली थी। कायरा साहब, आप उससे पहले कोई पर्सपेक्टिव देना चाह रहे थे, फिर मैं जुबैर साहब की बात सुनती हूँ, कैसर साहब की भी, क्योंकि इसमें जो LNG के हवाले से भी मुआहदे हैं ना, वो भी एक मामला हम लोग शामिल कर रहे हैं कि उसमें क्या कोई अब गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है उस क्लेम में कोई सदाकत है कि कोई मिलिशियस इंटेंशन थी। बट कायरा साहब गो अहेड प्लीज, आप पहले वाली बात पे अपनी बात कर लें पहले। बड़ा सिंपल बात है कि गवर्नमेंटें हमारी जो गवर्नमेंटों के हालात अभी बड़े माड़े होते हैं कि वसाइल थोड़े होते हैं, ऊपर से प्रेशर आए होते हैं, IMF के प्रेशर होते हैं, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा होता है। और जब इकोनॉमी में श्रिंक होता है तो टैक्स कम होकर इकट्ठा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सारी दुनिया में पेट्रोल पे, अल्कोहल पे और टोबैको पे टैक्स लगा के गवर्नमेंट ज्यादा पैसे वसूल करती है। यहाँ हमारे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पेट्रोलियम में होता ही है कि आलमी फर्ज करे 100 रुपए रेट था आलमी मंडी में तेल का, अब वो 200 रुपया हो गया। उसके ऊपर 18% या 15% सेल टैक्स था। अब उस फार्मूले के तहत 15% सेल टैक्स अब 30% हो जाएगा, इन 30 रुपए हो जाएगा। गवर्नमेंट समझती है कि ये 30 रुपए डिविजिबल पूल में जाएगा, हम इसको 15 रखते हैं या 16 करते हैं और 14 रुपए हम लेवी की सूरत में वसूल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत ये करती है ताकि उसको फेडरल गवर्नमेंट के पूल में आ जाए, इसलिए कि जो भी रिलीफ देने होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसे से देती है, वो डिविजिबल पूल से नहीं देती, इसलिए उसके पास पूल कम है। हमारा जो फार्मूला बना हुआ है उसके तहत जी, NFC वगैरह का जो क्या होता है, अगर किसी वक्त ये होता है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि इसमें लोगों को ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई और जो परसेंटेज रखी हुई है हमने टैक्स की, उसके मुताबिक टैक्स भी डबल हो गया, तो टैक्स को जरा कम करके थोड़ा सा रिलीफ लोगों को दे दो और कुछ अपना रेवेन्यू भी बढ़ा लो। इसलिए दूसरी सूरत ये भी होती है ना कि 15 दिन बाद जब तेल की कीमत गिरती है तो प्राइस भी कम होती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होता है, और वो भी आपने एडजस्ट करना होता है। तो ये कोई गवर्नमेंट डकैत नहीं बैठी होती, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट आके डाका वैसे सर ये कायरा साहब सिर्फ इतना अर्थ है ये लेके जा रहे होते। सही हुआ, ये कोई वो मतलब थंब रूल नहीं है कि अगर तेल की कीमत आलमी मंडी में गिरी है तो गवर्नमेंट अपने टैक्स भी कम करेगी, बल्कि कई मरतबा आपने देखा है ऐसा होता है कि तेल की कीमत गिरे, उस तनासुब से वो जो कमी है वो आगे फॉरवर्ड इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए होते हैं। ये दिस इज आल्सो सर अ फैक्ट। एग्जैक्टली, हाँ, ये वो तो मजबूरी है ना कि अपने बताएं जुबैर साहब, आप मजबूरियां नहीं समझते और आप ये तमाम बातें उस वक्त बखूबी समझते थे जब आप गवर्नमेंट में थे। ये बड़े लायक आदमी हैं, हुकूमतों में रहे, सब कुछ समझते हैं। बताएं सर। जुबैर साहब, ओवर टू यू। अच्छा, कायरा साहब से दरख्वास्त ये है कि कायरा साहब जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज बात करने दीजिएगा। कायरा साहब के लिए अर्ज ये है कि जो मईशत में जब हम कहते हैं अच्छी या बुरी है तो ऑन इट्स ऑन कभी भी नहीं आप बात कर सकते कि जी पाकिस्तान की मईशत अच्छी है। एक होता है तरीका पिछले एतवार से कंपेयर करें, दूसरा जो तरीका होता है कि जी आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और तीसरा मायार ये होता है जिसको करना जरूरी होता है कि दूसरी कंट्रीज इन द रीजन में कैसा है। कि अगर हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ इतने % है तो पिछले एतवार में कितनी थी या तारीख के तनाजुर में कितनी रही है, कभी इतनी ज्यादा रही है या कम रही है। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये मस्ट होता है और ये कोई भी इकोनॉमिस्ट होता है तो वो ये करने जरूर करता है। तो जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में 11% इन्फ्लेशन है तो भाई उसका क्या मतलब है, कम है ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जी पिछले एतवार में कितनी थी, तारीख में कैसी थी। अगर हम कहते हैं 45% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं तो हम कहेंगे पिछले एतवार में कैसी थी, इंडिया में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है। ये एक बेसिक वो बनता है। दूसरी बात ये है
कि कैसर शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और मैं इस बहस में और जाए बगैर कि जब उन्होंने कहा कि निशानदेही की थी और वो अच्छे तरीके से की थी और हुकूमत ने मान लिया, तो मैं यही बात कर रहा था, और कौन सी बात कर रहा था। तो लेकिन द क्वेश्चन दैट वी इन द ऑपोजिशन डोंट लीव इट हियर, कि जब इतने शदीद बुहरान था तो उसमें आपने पहले इतनी मीटिंग्स करने के बाद इस किस्म के 2-3 गलत फैसले क्यों किए, जिसको वजीर आजम ने 24 घंटे में आके रिवर्स किया। और तो आपकी या तो ये है ना एलिगेशन कि वो क्या तो है, वजीर अगर आए थे स्पेल और आउट करें जुबैर साहब, यही एलिगेशन है ना आपकी बतौर ऑपोजिशन कि ये किसी जो रिफाइनरी थी उन्हें कोई विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया और इस वजह से वो फैसले देखिए मोना, हाँ। एक्चुअली देखो, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड कंफ्यूज हो गए। पेट्रोलियम लेवी का हमारा क्रिटिसिज्म अलग है और उसकी डीजल की प्राइसेस का अलग है, दोनों का कोई दोनों ताल्लुक अलग नहीं मामला है। हैं जी, बिल्कुल जहां दुरुस्त, तक हाँ। पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है, पेट्रोलियम लेवी जब बढ़ाई गई, अब देखें, एक तो होता है आपने सच बोलना होता है अवाम के साथ। 2 वजीर आए रात के 12 बजे के करीब और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इस वजह से हम पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया कि उसमें 80 रुपए तो आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे थे। करेक्ट। तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि पेट्रोलियम लेवी, और जब जो हमने मिलियन डॉलर सवाल है ना वो वही वही है। कायरा साहब हंस रहे हैं, मैं पूछती हूँ, लेकिन कैसर साहब की तरफ जाती हूँ। मिलियन डॉलर सवाल वही है कि क्या अगले हफ्ते मजीद भी ऐसा खदशा है कि आईएमएफ ने गो अहेड दे दिया है कि जो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो मजीद आप लेवी आयद करके उसको पूरा कर लें? अगर आईएमएफ ने गो अहेड दिया था या नहीं गो अहेड दिया था, तो फिर इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में ये आईएमएफ के पास गए ना, मनाया ना इन्होंने जी, मनाया है क्या हुआ? गलती इनकी अपनी थी, आईएमएफ को बीच में ये जबरदस्ती लेके आते, गलती इनकी अपनी थी। आईएमएफ ने तो इनको कहा हमारा क्या ताल्लुक है? मुना आप सबर शुक्र करें, जुबैर साहब की तारीफ कर दी आपकी दोनों ने। और हाँ, बताएं कैसर साहब, ये जो प्रॉफिट्स का विंडफॉल प्रॉफिट का एक्विजिशन है सर, ये दुरुस्त है या गलत है? ये ऐसा कुछ हुआ था? और वो कहते हैं आईएमएफ को भी आप लोग बिला वजह बहस में लाते हैं, आईएमएफ का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसमें देखिए किसी हद तक ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बहस हो गई और मैं समझता हूँ दोनों ने पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा इस तरफ आए कि मेरा ये कहना है मोना के 27 साल हो गए तकरीबन 1999 से अब 2026 में 27 साल हो। मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक 9 साल है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जिन्होंने रूल किया, एक 9 साल में 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल पीटीआई ने रूल किया और 9 साल मुस्लिम लीग को मिले, ये 27 साल में। अब यही चार तबके हैं ना हमारे यहाँ, एक फौजी हुकूमत भी रही और तीनों पार्टियों को भी हुकूमत मिली, लेकिन रिजल्ट तो आप देख रहे हैं हर वक्त हम कर्जे और लेते रहे, कर्जे चढ़ते ही रहे ना। आईएमएफ के बाद हर बार 23 बार 23 टाइम हम जा चुके। तो बात ये है कि हम उन लोगों से जो टैक्स भी वसूल कर रहे हैं चंद मखसूस अफराद से कर रहे हैं। बिजनेस कम्यूनिटी भी इस बात उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। हम सबको जब तक टैक्स नेट में नहीं ला सके, ये कोई भी हुकूमत आई, मैं कोई सिर्फ अपनी इस वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम लोगों से सही प्रॉपर टैक्स सिर्फ जो दे रहे हैं टैक्स नेट में उसी को ही लगाते रहेंगे और या इस तरह का टैक्स वसूल करते रहेंगे जैसे कि अभी बहस हो रही है, तो इससे रिजल्ट नहीं निकलना। कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं हर बार और सारी हुकूमतें मुसलसल 3 पार्टियां आपके बाद अभी भी 3 बड़ी पार्टियां हैं। तो वजह क्या है कैसर साहब? ये देखेंगे एफबीआर का मुतल्लिका महकमों का काम है, और क्या आप लोग अगर बार बार आने के बाद भी अगर ये पिवटल वजह आप एड्रेस नहीं कर पाए तो फिर आपसे ही सवाल होगा। नहीं है सवाल, और मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि जब तक हम इसको टैक्स को वसूल हम कर्जे क्यों लेते हैं कि हमारे पास टैक्स हम प्रॉपर वसूल नहीं कर सकते या जो करना चाहिए, ये बढ़ता ही रहेगा ना। हम आईएमएफ के चंगल में और शिकंजे में और फंसते जाएंगे। वो और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ भी आ रहा है। अच्छा बात ये हुई कि जब 13 से 18 तक मेरे दोस्त कायरा साहब तशरीफ रखते हैं, लेकिन उस वक़्त क्या हुआ कि जब उन्होंने छोड़ा ना तो 12-14 घंटे की लोड शेडिंग थी जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई। इसके बाद ये भी है पीटीआई की हुकूमत में क्या हुआ कि $3 बिलियन का
उन्होंने 150 अमीर लोगों को कर्जा दे दिया फ्री, 0% पे कर्जा दे दिया। वजूहत क्या हुई, मैं कल सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, हमसे भी वो वसूल नहीं हो पा रहा जितना कि अब देखिए 150, मैं उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा या वैसे मेंबर था, तो बार बार मैं कहता रहा कि कम से कम उन लोगों के नाम तो बता दें जिनको आपने 0% दिया। उस वक्त 115-20 रुपए डॉलर था, इसीलिए हमारा डिफ़ॉल्ट में चला गया हमारा मुल्क और हमें फिर जाना पड़ा IMF के पास। अभी भी हम प्रॉपर जो IMF की डिमांड्स हैं वो शॉर्टफॉल हो रहा है ना, तो हमें सबको मिलके हम सारे मुल्क में सोचना करेक्ट सर, कैसर साहब आपने बड़ा तफसीली तौर पर आई अप्रिशिएट कि आपने जामे प्लान बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। रेट भी बढ़ रहे हैं, देखिए ना महंगाई बढ़ रही है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आम आदमी का हालत तो जाते हैं ना। सर प्रॉफिट दिया गया कि नहीं दिया गया, कैसर साहब सिर्फ एक जुमला फरमा दें फिर मैं ये जुबैर साहब की तरफ चलूं, ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है? दिया गया जनाब, दिया गया। मैं पहले भी मैं मानता हूँ उनकी बात के वो जो है रिफाइनरीज को प्रॉफिट हुआ इसमें। बड़ी अच्छी बात की है कि 99 से क्यों काउंट कर रहे हैं, 71 से काउंट करें ना, 71 से काउंट कर ले, 3.5 साल PTI के निकालते करने में से मतलब ये तो बड़े आपने वाई स्टार्ट फ्रॉम 99। मैं तो पूरा 90s भी मैंने रिसेंट बात की है, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं 90s में तो यस बात ये है, एक सेकंड PMLN पीपल्स पार्टी दोनों जी गवर्नमेंट में एग्जैक्टली। सो अगर आपने 50 साल में 3.5 साल छोड़ के अगर आपकी कोई ओनरशिप ही नहीं है और हर दूसरी कंट्री जो है हमारे खित्ते में वो हमारे से बहुत आगे, उनका पर कैपिटा इनकम हमारे से 50% से ज्यादा हाई है बांग्लादेश का। Was it supposed to be like that? इंडिया का हमारे से तकरीबन 60% ज्यादा है, उनकी गुर्बत हमारे से सिग्निफिकेंटली कम है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे से ओनरशिप तो हो दुरुस्त, इतने सालों की मेरा ख्याल है इनके दे हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। और दूसरी बात ये जो 150 इन्होंने बताया था कि फ्री दिया था, बिल्कुल दिया था, दैट वाज कोविड पीरियड। दुनिया में हर मुल्क में कोविड में दोबारा से आपने इंसेंटिव देने की जरूरत थी ताकि बड़े बिजनेसेस दोबारा से रिवाइव कर सकें। कौन सी बड़ी US कंपनी है जिसको US रिजर्व बैंक ने नहीं दिया था? इन्हीं शराइत की बेसिस पर दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली उस जगह ठप हो गया था, सब कुछ गिर गया था। आप क्लैरिफाई कर रहे हैं जुबैर साहब कि वो PTI हुकूमत ने दुरुस्त किया था कि उन्होंने लोन दिया था बड़े बिजनेसेस को, ये आप कह रहे हैं जुबैर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनसे पूछा तो जाए, फिर मैंने पूछा तो जाए तुमने रेवेन्यू कोई लगाया भी इंडस्ट्री पे लगाया या अपने घर रख लिया? मेरे बिजनेस ये बिल्कुल मैं जानता हूँ क्या हुआ उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो पैसा, गया कहाँ, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी, उन्होंने कहा था हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी, क्या इंडस्ट्री लगी उससे? इसमें एक और बस रियल एस्टेट में चला गया और या चला गया अपना पैसा 0% पे लेके आपने बैंक दूसरे में डिपॉजिट उठा के प्रॉफिट लेते हैं। जी का सारा पैसा उठा के इंडस्ट्रियल ग्रुप और जो कमर्शियल ग्रुप से जिन्होंने पैसे लिए, वो मेजॉरिटी वो पैसा जो था वो रियल एस्टेट में जाके इन्वेस्ट हो गया, वो इंडस्ट्री में गया ही नहीं। अच्छा ये जो निकालिए सारा, ठीक है, लेकिन उसको छोड़िए, ये बहस मुना एक और तरफ जाएगी। जी मैं आप वो सारे हुकूमत में बैठे पाकिस्तान में जुबैर अब सुन ले, अब भाई मैंने बहुत खबर से सुन ली है, फिर कहोगे बोलने नहीं देता, अब सुन लो। सवाल ये है कि हाँ पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू कम पैदा होता है या हमारी रिकवरी कम है, हमारा टोटल स्टेट मशीनरी कमजोर है। क्या जुडिशियल सिस्टम बड़ा आइडियल है? क्या ब्यूरोक्रेसी आइडियल है? क्या पुलिस का निजाम आइडियल है? क्या हमारी जो बाकी इदारे काम कर रहे हैं, रेलवे का निजाम आइडियल है? हेल्थ और एजुकेशन आइडियल है? मीडिया आइडियल है? क्या हमारी पार्लियामेंट बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है? हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बाकायदा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो जो मशीनरी बांग्लादेश ने ठीक कर दिया तो आप मुल्क के लोग ये भी मिसाल। अच्छा प्लीज डोंट इंटरप्ट मी नाउ, फिर अपनी दफा चीखते हो, प्लीज डोंट। जी 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 आप बता देना कि बांग्लादेश ने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिरी लास्ट पार्टिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एवरीवन। हाँ चले कायरा साहब आप मुकम्मल कर ले, फिर सबसे आप सबकी तरफ भी आऊंगा जी। पार्टिंग सेंटेंसेस चंद मिनट है। नहीं मुझे अफसोस है कि जुबैर को खुद इंटरप्ट करने की आदत है और कोई करे तो फिर चीखना शुरू कर देता है। चले मैं दोनों पे आती हूं जी। हर गवर्नमेंट के दौर में किसी दौर में भी टैक्स जो है वो आइडियली नहीं कलेक्ट हो सका,
ये प्रॉब्लम्स किसी गवर्नमेंट के दौर में सेटल नहीं हो सके। ये Fair हमारे enough, right. पुराने मर्ज के तौर पे चल रहे हैं, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन कोई हुकूमत अवाम की दुश्मन नहीं बैठी होती, वो अपने आप को अनपॉपुलर नहीं करना चाहती। हाँ, आपको मजबूरी के तहत टैक्स लगाने पड़ते हैं, और किसी वक्त प्रोग्राम में बैठ के मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के एडवांटेजेस और पाकिस्तान के डिसएडवांटेजेस क्या रहे, और राइट, इंशाल्लाह अगली किसी निशिस्त में ये बात जरूर करते हैं। उनको कौन कौन सी Can I take parting sentences from Kaisar and Zubair साहब? No, I'm being told बिल्कुल टाइम खत्म है। थैंक यू नाजरीन फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू द जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज।